डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि पहला जो स्टैटिक्स मैंने आप लोगों को बताया था आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टैटिक्स है हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? चूँकि इससे पहले हमने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स पढ़ा था। तो वी नो दैट द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स इज गिव द डाटा ऑफ क्लासिकल पार्टिकल इट ओबेड बाई आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। मतलब कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो है वो क्लासिकल पार्टिकल्स के बारे में हमको बताता है जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि कार हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहलाते हैं। तो जितने भी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे उनके लिए जो स्टैटिक्स दिया गया वो थे आपके बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में जो आप यूज़ करते हैं वो बोसॉन्स कहलाते हैं पार्टिकल्स। फर्मी-डिराक में जो पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं वो आपके फर्मियॉन्स कहलाते हैं। तो लेट अस कंसीडर 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 सेल x एंड y। ये आप कोई एक बॉक्स ले रहे हैं, एक सेल ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास 4 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल को आपने 2 सेल में डिवाइड किया है, x और y में। 3 इन सेल x एंड 1 इन सेल y, जिसमें से 3 पार्टिकल को आपने सेल x में डिवाइड किया है और y को जो है आपने y में केवल एक ही पार्टिकल को आपने रखा है। यदि इफ दिस 4 पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसको कि आप विभेद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो वो आपका बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहलाता है। तो वहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्शन वुड एराइज, तो वहाँ पे 4 प्रकार की कॉम्प्लेक्शन एराइज हो सकती हैं। लेकिन यदि चारों पार्टिकल आपके यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल हों, जिसको कि आप यहाँ पे कहना चाहिए जो चारों पार्टिकल हैं आपके इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको कि आप विभेद नहीं कर सक रहे हैं, एज्यूम्ड एज बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, इसमें केवल आपका एक ही कॉम्प्लेक्शन एराइज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में जो बना हुआ है, सेल एक्स में देखिए, सेल एक्स में ऊपर में 3 है ए बी सी, तो नीचे में हमने डी रखा है वाई में। ऊपर में ए बी डी है तो नीचे में सी रखा है। ऊपर में यदि 3 पार्टिकल हैं तो नीचे सेल वाई में 1 पार्टिकल है। फिर अगेन बी सी डी, तो ऊपर में 3 पार्टिकल हैं तो नीचे में 1 पार्टिकल है। तो यहाँ पर कुल कितने हो रहे हैं आपके 1 2 3, कितनी आपके यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है 4। ये आपके डिस्टिंग्विशेबल है, आपको पता चल रहा है कि ए है, बी है, सी है, डी है, चारों अलग अलग हैं, आप विभेद कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप देखिए अगले सेल में जहाँ पे ऊपर में 3 पार्टिकल है, नीचे में 1 पार्टिकल है, लेकिन सभी क्या हैं, ए हैं। तो यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्सन एराइज हुए, यहाँ पे केवल एक कॉम्प्लेक्सन एराइज हुआ है, वो है आपका 1। और ये चूँकि क्या है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इसमें हम कोई भी विभेद नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ एजम्पशन है। फर्स्टली बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स आपका जो है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल फॉलो करता है, जो कि हमने अभी आपको डिस्क्राइब किया। दिस पार्टिकल हैव इंटीग्रल स्पिन आर कॉल्ड बोसॉन। इंटीग्रल स्पिन का मतलब आपका क्या होगा, इंटीग्रल स्पिन का मतलब आपका है जब आप स्पिन करता है तो आपका 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, या फिर 1 +1 +2, इस तरीके की इंटीग्रल स्पिन आपका ये देता है। नेक्स्ट इसका एजम्पशन है बोसॉन हैव सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वेव फंक्शन आपने पढ़ा होगा। हमको मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपना वेव फंक्शन भी शो करता है। तो वेव फंक्शन मतलब आपका किससे शो करते हैं, आपका साई। यदि आपके 2 पार्टिकल हैं तो 1 और 2 यदि शो कर रहा है, उसके बाद यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जब उसको देख रहे हैं तो साई 2 और आपका 1 है ये आपका। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। लेकिन यदि यहीं पर अपोजिट में यदि हम इसको देखते हैं साई -2 -1 रहता तो ये क्या कहलाता, आपका एसिमेट्रिकल वेव फंक्शन कहलाता। लेकिन यहाँ पर ये आपका सिमेट्रिकल वेव फंक्शन
बताता है। नेक्स्ट है फिर ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट में कॉन्टेन 0 1 2 डैश जस्ट ni आइडेंटिकल पार्टिकल। मतलब कि एक एनर्जी लेवल में आप एक पार्टिकल भी रख सकते हैं, दो पार्टिकल भी रख सकते हैं, तीन पार्टिकल भी रख सकते हैं, चार पार्टिकल भी रख सकते हैं, ni पार्टिकल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके डेरिवेशंस में। द टोटल नंबर पार्टिकल इज कॉल्ड ni, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ei। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल n0 n1 n2 ni हो सकते हैं, जिसको कि हम e0 e1 e2 डैश डैश ei एनर्जी लेवल में रख रहे हैं। चूँकि यहाँ पर एक बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो होते हैं एनर्जी लेवल, ये आपके डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेसी शो करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल एंड दिस एनर्जी लेवल आर डीजेनरेट। चूँकि अपने को मालूम है डीजेनरेसी को अपन जी से शो करते हैं। जब हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल्स अपन क्या होता है आपका, जब यहाँ पे कितने में डिवाइड होता है 1 2 3 4 और आपका 5 में, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं आपके। तो जब ये होता है तब ये डीजेनरेट होते हैं, लेकिन जब इसको आप अगेन डिवाइड कर देते हैं इधर, तो क्या होता है आपका ये नॉन डीजेनरेट। इनकी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है, लेकिन यहाँ पे जब नॉन डीजेनरेट होते हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप और देखते हैं कि हम जब देखते हैं कि 5 ब्लॉक में बटा होता है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे कितने पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है, 1 ये 2 और ये 3 और ये आपका 4। इसको आगे बताते हैं, इसको बताने का कारण क्या है। तो जी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे G0 G1 G2 Gi ये आपके क्या होंगे, स्टैटिकल वेट फैक्टर या फिर डीजेनरेट स्टेट कहलाएंगे। देयर ni पार्टिकल विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ei एनर्जी लेवल एंड Gi-1 एनर्जी स्टेट। अभी वही चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर किया यहाँ पे कि 5 यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रहे हैं, लेकिन 4 पार्टीशन से आप डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास 5 पार्टिकल हैं और 4th के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो रहा है। तो जैसे चूँकि अब आपके पास ni पार्टिकल है, तो ni पार्टिकल के लिए आपको कितना चाहिए होगा, Gi-1 एनर्जी स्टेट की आवश्यकता होगी यहाँ पर। या फिर इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मीन्स एनी सेल विल डिवाइडेड इन 4 पार्ट। आपने पहले जब स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको, जब सेल डिवाइड करके बता रहे थे, तो इस तरीके से हमने वहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे ये हमने सेल ए में डिवाइड किया था। अब आप चाहें तो इसी सेल को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करके इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका जी स्टेट को यहाँ पे क्लेरिफाई करता है। द एक्चुअल, अगला एग्जाम्पल है द एक्चुअल नंबर in which ni particle में located in G state is given by। तो आपका जो ni पार्टिकल है उसके लिए आपका जो G स्टेट होगा क्या होगा, ni प्लस Gi-1 फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल इंटू Gi-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, कैपिटल पाई इंटू ni प्लस Gi-1 फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल इंटू Gi-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे कैपिटल पाई का मतलब है आपका समेशन, पूरा 0 से लेके ni तक के लिए ये आपका। चूँकि यहाँ पे आपने 1 जो -1 लिख रखा है ni प्लस Gi-1, चूँकि 1 जो है आपका बहुत ही स्मॉलर है, यहाँ पे क्वांटिटी है ni और Gi के कंपेयर में, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट करने पे क्या हो जाएगा, केवल ये आपका ni प्लस Gi फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल इंटू Gi फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यदि इसी पे यहाँ पर आप इसमें लॉग ले लेते हैं, ln लेते हैं और स्ट्रेनिंग फार्मूला यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, ln लेने पे क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन से माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका ln w इक्वल समेशन ln ni इंटू ni प्लस Gi ब्रैकेट क्लोज माइनस ln ni माइनस ln Gi। अब यदि स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका स्टर्लिंग फार्मूला क्या बोलता है, x log x माइनस log x, ये आपने पढ़ाया था।
तो LN W इक्वल समेशन ब्रैकेट में आपका NI प्लस GI ब्रैकेट क्लोज LN NI प्लस GI माइनस आपका फिर x जो लिखते हैं उसकी जगह क्या होगा NI प्लस GI माइनस अब आपका LN NI के लिए क्या आप करिए NI LN NI प्लस NI फिर क्या आपका GI LN GI प्लस GI। क्लियर आउट हुआ आपको? अगर नहीं है तो फिर से पिछला वाला जो हमने आपको बताया था उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यदि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो टर्म्स है आपका दिस टर्म विल बी कांस्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट यदि करेंगे हम तो क्या हो जाएगा LN W की जगह में क्या लगेगा DLN W समेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा D। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये है तो यहाँ पर जो आपका NI प्लस GI ये माइनस करेंगे आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस जाएगा ये भी माइनस जाएगा तो NI यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे माइनस NI प्लस NI यहाँ पे GI माइनस GI और यहाँ पे प्लस GI आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन अपन यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चूंकि डिफ्रेंशिएट करने से एक चीज़ पहले और ये होगा कि ये जो टर्म्स है आपका ये जो टर्म्स है ये टर्म्स आपका क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या बचेगा केवल आपके पास ये पोर्शन बचेगा आपके पास और आपके पास क्या बचेगा ये वाला पोर्शन ये तो कैंसिल हो चुका है ये 0 हो गया है ना। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दी आप तो क्या हो जाएगा अब आपका यहाँ पे समीशन चूँकि एक फैक्टर को कांस्टेंट रख चूँकि GI आपका कांस्टेंट है आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो अब आप क्या करेंगे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको कांस्टेंट रखकर फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको कांस्टेंट रखकर आप तो आप यहाँ पे करिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है आपका DNI LN NI को हमने पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है इसको यहाँ पे है ना तब क्या आ गया आपका DNI LN NI प्लस GI कांस्टेंट है इसलिए हमने GI को यहाँ पे नहीं लिखा है ध्यान रखेंगे तो DNI LN NI प्लस GI प्लस अब NI GI का आप यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा NI प्लस GI है ना इंटू वो क्या आएगा आपका 1 अपॉन NI प्लस GI इंटू आपका DNI। ठीक है माइनस आपका फिर अगेन इसका करिए आप NI LN NI के तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे DNI है ना DNI LN NI फिर अगेन आप इसका करिए यहाँ पे फिर LN NI के करिए तो क्या हो जाएगा माइनस NI अपॉन 1 अपॉन NI इंटू DNI। तो यहाँ पे NI अपॉन NI कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपका NI प्लस GI यहाँ में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा अब आपके पास ये बचेगा समेशन ब्रैकेट में LN NI प्लस GI DNI माइनस LN NI DNI इक्वल 0। चूँकि अपने को हमने पहले भी आपको बताया है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वह केवल सिंगल वे में पॉसिबल है तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे DLN W इक्वल 0। मैंने क्लासरूम का आपको एग्जाम्पल देके बताया था आपको इसके लिए। तो फर्दर ये आपका यहाँ पे DNI यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका यहाँ पे समेशन LN NI प्लस GI ये आपका क्या हो जाएगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा NI आप अपॉन में आ सकते हैं माइनस है तो ये अपॉन में हो जाएगा है ना तो NI प्लस GI अपॉन NI इंटू ब्रैकेट आप DNI कॉमन हो गया इक्वल आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। और अपने को मालूम है कि n इक्वल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसको टोटल N0 N1 N2 N3 डैश NI तक ले जाएंगे तो क्या लिखाता है ये आपका समेशन फॉर्म में लिखाता है समेशन फॉर्म में लिखाता है तो क्या लिखाएगा समेशन NI है ना इस फॉर्म में लिखाता है इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। अब इसी को अपन डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं समेशन DNI इक्वल 0 इसकी इक्वेशन 2 देते हैं फिर अगेन इसी को अपन यहाँ पे लिखते हैं इसी कैसे लिख सकते हैं जब एनर्जी लेवल में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो समेशन EI DNI इक्वल 0 दैट इज इक्वेशन 3। अब आपने इससे पहले लैग्रेंज फार्मूला यूज़ किया था तो अल्फा और बीटा को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में और लैग्रेंज फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + 2 + 3 इक्वल 0। मतलब ये क्या है आपकी -1 इक्वेशन नंबर +2 इक्वेशन नंबर +3 इक्वेशन नंबर और 2 और 3 में आपने अल्फा और बीटा को डिवाइड कर दिया है तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस ये माइनस हो गया आपका ln 1 + ये आपका इक्वेशन था है ना देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपका इक्वेशन फर्स्ट एक मिनट रुक जाइए एक मिनट हाँ सॉरी ये दैट इज़ नॉट इक्वेशन फर्स्ट ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा ठीक है आपका इक्वेशन फर्स्ट में और ये आपका इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + GI/NI आएगा ये आपका ठीक है।
तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस समीशन ln 1 प्लस gi/ni इंटू dni प्लस अल्फ़ा, इस इक्वेशन सेकेंड है ये, समीशन dni प्लस बीटा इंटू समीशन ei dni इक्वल आपने क्या लिखा है यहाँ पे 0। हमने dl एंड w की वैल्यू क्या बताई है आपको यहाँ पे 0 बताई है यहाँ पे, है ना। तो अब आगे का इक्वेशन क्या है फिर आपका, आगे आप इसी इक्वेशन को अल्फ़ा हम किस और कैसे लिखते हैं, डी एन आई को कॉमन लेके यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, चूँकि ये माइनस फॉर्म में है तो माइनस को हम इधर लिख सकते हैं, है ना, और प्लस को आगे की ओर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका समेशन अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस ln 1 प्लस gi/ni ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपका डी एन आई इक्वल 0। चूँकि यहाँ पे हमने पहले ही बताया था ये जो डी एन आई है ये 0 के इक्वल नहीं है, बट ये जो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर ये इक्वल आपके 0 के इक्वल है। तो ये अपन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस ln 1 प्लस gi/ni इक्वल 0। सॉल्व करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, माइनस टर्म सीधा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका ln 1 प्लस gi/ni इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा टू द पावर आपका ई आई, बीटा इंटू ई आई है, सॉरी वो आपका टू द पावर नहीं है अभी, यहाँ पे ये इंटू में ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ln हटाते हैं तो क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस gi/ni इक्वल ई टू द पावर होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ठीक है ना। तो आपका फिर अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं gi/ni इक्वल ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 होगा, 1 को आप इधर ले आएंगे तो फिर अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए ni/gi भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये अपोजिट में है तो अपोजिट हो जाएगा 1/e टू द पावर अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर बीटा इंटू ई आई माइनस 1। केवल ni की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को आप कितने एनर्जी लेवल में कितने एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ni पार्टिकल को हम ni इक्वल आपका आ जाएगा gi/e टू द पावर अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर बीटा ई आई माइनस 1 एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। आई होप कि ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर कट हो जाएगा और आप लोग इस सारे इक्वेशन को लिख लें। यदि कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ ज़रूर पूछें मुझसे।